जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम दृष्टि के न्यू सामान्य विज्ञान की जो बुक आई है उसके फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे को हम देखने वाले हैं तथा इससे रिलेटेड जितने भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उसको भी हम देखते चलेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे इस मैराथन वीडियो या फिर इसे मास्टर वीडियो कह लीजिए, इसको आप यदि पूरे तरीके से देख लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको फिजिक्स से क्वेश्चन छूटने की बहुत कम संभावनाएं हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने इसमें टोटल आपको 800 प्लस फिजिक्स से क्वेश्चन दिए गए हैं। कितना? तो टोटल इसमें 800 प्लस क्वेश्चन फिजिक्स से ही होंगे और उसका भी हम कुछ सोल्यूशन करते चलेंगे, जिसको महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे उसका भी सोल्यूशन करते चलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम इस तरह का वीडियो यदि आपके लिए बनाते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका लाभ लेते रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यह हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, यह कौन सा पहला क्वेश्चन है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो जो प्रकाश वर्ष की इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त, ये कितना में पूछा गया? यह बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया, यानी कि आपको यह लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। तो इस सीरीज को आप ज़रूर देखें, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देख लेते हैं तो आपसे को फिजिक्स से क्वेश्चन छूटने की ना की बराबर संभावनाएं हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो वह कौन सी है जो अदिश राशि इसमें है? तो वो हो जाएगी दाब। क्या है? दाब एक अदिश राशि है। लेकिन त्वरण क्या है? यह सदिश है। बल क्या है? यह सदिश है। और वेग भी क्या है? यह सदिश राशियाँ हैं। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि की मात्रक नहीं है? वह कौन सी राशि है जिसकी मात्रक नहीं होती है? तो वो कौन हो जाएगी? विकृति हो जाएगी। क्या? वह विकृति हो जाएगी। दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते चलेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पे याद होता चलेगा। आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो क्या होगा? आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? जो आर्द्रता उपकरण मापी जाती है वह किस से मापी जाती है? तो वह किससे मापी जाती है? तो वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्या? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। यदि आप हाइड्रोमीटर से नहीं, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है। क्या? तो हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है। और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। क्या? तो उच्च ताप को पायरोमीटर से मापते हैं। और जो दूध की जो शुद्धता होती है वह किससे मापते हैं? वह लैक्टोमीटर से मापते हैं। आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है? तो एक डाइन सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वह किसके बराबर होता है? तो वह किसके बराबर होता है? वो आपको 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब की इकाई क्या है? जो दाब की इकाई है वह क्या है? वह आपको हो जाएगा न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर। क्या? न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दाब की इकाई मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यदि आपको सूर्य का फोटोग्राफी लेना है तो किस उपकरण के सहायता से हम उसे ले सकते हैं? तो वो कौन सा हो गया? तो उसको स्पेक्ट्रो हिलियोग्राफी। क्या है? स्पेक्ट्रो हिलियोग्राफी के सहयोग से हम सूर्य का फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये कितना में पूछा गया? यह एसएससी ऑनलाइन एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? जो थर्म है यह किसका यूनिट है? तो यह किसका यूनिट हो जाएगा? यह ऊष्मा की यूनिट है। किसकी? तो यह ऊष्मा की यूनिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो जो बहुत उच्च तापमान होती है उसे मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं ताप विद्युत। क्या है? ताप विद्युत उत्तम मापी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वह कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं एक्स तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए? तो वह किया जाता है आपको क्या है? ब्रैग स्ट्रेप्टोमापी के द्वारा। क्या है? ब्रैग स्ट्रेप्टोमापी के द्वारा हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज के द्वारा हम क्या मापते हैं? तो क्या मापते हैं? तरंगों की आवृत्ति हम हर्ट्ज के द्वारा ही मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? जो आपको बताना है कि जो ऊष्मा की जो इकाई है इनमें से कौन सी नहीं है? तो वो कौन सी नहीं हो जाएगा? तो सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड क्या है? तो सेंटीग्रेड आपको ताप को मापती है। तो ऊष्मा को कौन मापती है? तो ऊष्मा को कैलोरी मापती है। जूल में ऊष्मा को मापा जाता है और अर्ग में भी ऊष्मा को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स रे की खोज किसने की थी?
जो एक्सरे की जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वह किसके द्वारा, तो वह रोएंटगेन के द्वारा किया गया था। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तीनों का सीरीज करा देंगे। यदि दोस्तों आप हमारे तीनों सीरीज को देख लेते हैं तो साइंस से आपको क्वेश्चन छूटने की बहुत कम संभावना हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे आपका इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये कितना, तो यूपी लोअर सब में मेंस में 2013 में पूछा गया था, और यूपी में एलडीए परीक्षा हुआ था उसमें 2010 में 2 बार रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो पार्शिक मात्रा है, जो पार्शिक मात्रा है यह किसकी मात्रा है, तो यह किसकी मात्रा हो जाएगी, यह आपको दूरी की मात्रा, किसकी, तो दूरी की मात्रा के। रक्तदाब नापने के यंत्र को क्या नाम है, जो रक्तदाब को नापते हैं उस यंत्र को क्या नाम है, तो उसे हम किस में मापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर में, किसे, तो स्फेग्नोमैनोमीटर में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है, यदि 6 फीट का जो व्यक्ति होगा उसको नैनोमीटर में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, यानी कि 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर के द्वारा उसे व्यक्त भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है, जो शक्ति का जो मात्रक है वह क्या है, तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, क्या, वाट हो जाएगा। और बल का यदि आपको मात्रक पूछा जाएगा तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या होगा, तो जो कार्य की जो मात्रक होगी वह क्या होगी, तो कार्य की जो मात्रक होगी आपको क्या होने वाली है, वह जूल होगी, क्या, तो कार्य जूल की मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, जो दूध के घनत्व होते हैं वो किसके द्वारा मापे जाते हैं, तो किसके द्वारा मापे जाते हैं, वो लैक्टोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा, तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व। अभी हमने ही बताया कि हाइड्रोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, तो जो हाइड्रोमीटर के द्वारा आपको क्या मापा जाता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को हम मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष इकाई है वह किसकी है, जो प्रकाश वर्ष इकाई है वह किसकी इकाई है, तो ये आपको दूरी की हो जाएगी, कि ये किसकी, तो ये दूरी की हो जाएगी। ये देखिए कितना बार क्वेश्चन में पूछा गया, 1997 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया, 2013 मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको सूची मिलान करना है कि इसमें किसकी सूची किससे, मतलब कि किसका मात्रक कौन है, तो उच्च वेग का जो मात्रक होता है, जो आपकी उच्च वेग की जो सबसे पहले अब इस तरह की जो सूचियाँ आती है उसमें आपको जो सबसे पहले याद है उसी को आप मिलाइए। तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ऊर्जा का आपका जूल हो जाएगा, क्या, ऊर्जा का जूल हो जाएगा। और तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं, तरंग दैर्घ्य को आप एंगस्ट्रॉन में मापते हैं, तो किस में मापते हैं, तरंग दैर्घ्य को आप एंगस्ट्रॉन में हम मापते हैं। और एक क्या हो जाएगा, उच्च वेग को हम मैक में मापते हैं, और जो दाब को किसे मापते हैं, पास्कल में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, कितना, तो 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल क्या है, जूल ऊर्जा उसी, क्या, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंध है जैसे पास्कल से संबंधित है, तो जो पास्कल का जो संबंध है वह किससे संबंधित है, तो किससे, तो वह आपको हो जाएगा दबाव से संबंधित है, किससे, तो वह दबाव से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको इसमें बताना है कि किसका सुमेलन सही नहीं है, तो वह किसका सम्मेलन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी का जो है सेल्सियस, किसमें, तो यह ऊष्मा को नहीं नापता है, यह किसको नापता है, तो यह ताप को नापता है, किसको, तो यह ताप को नापता है। तो डेसिबल किसको, तो डेसिबल ध्वनि को नापता है। और अश्व शक्ति किसे नापता है, तो यह शक्ति की इकाई हो गया। और समुद्री मील क्या हो गया, नव संचालन की दूरी की इकाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो कितना होता है, यह 10⁻−12 ग्राम के बराबर 1 पिकोग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है वह किसकी इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो यह दाब की इकाई, किसकी, तो यह दाब की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब का इकाई क्या है, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसकी इकाई क्या है, तो उसकी इकाई क्या है, उसकी इकाई बार है, क्या, तो बार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल का 1 बैरल निम्न में लगभग कितना होता है, तेल का जो 1 बैरल होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है, तो कितने लीटर के बराबर होता है,
यह 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वह क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई है वह क्या है? तो फर्मी मीटर है। क्या? तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वह फर्मी मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने में किया जाता है? तो वह किसके नापने में किया जाता है? तो वह आपको किया जाता है सोलर रेडिएशन के नापने में। किसे? तो सोलर रेडिएशन के मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? किसके द्वारा? तो मैनोमीटर के द्वारा जो किसकी माप किया जाता है यह बताना है। तो इसको किसकी माप की जाती है? यह गैसों का दाब। क्या? जो गैसों का जो दाब होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा ही इसे मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? अमीटर जो हो जाएगा, कौन सा? तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? तो अमीटर का जो यदि आप मिलान करते हैं तो अमीटर का क्या हो जाएगा? तो अमीटर को जो आपको हो जाने वाला है, तो यानी कि अमीटर की धारा, अमीटर को क्या? तो अमीटर को आप मापते हैं, यानी कि इसको सापेक्षिक नहीं, सॉरी, इसको यदि हम मापते हैं तो बैरोमीटर को क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर को हम दाब से, और हाइग्रोमीटर को सापेक्षिक आर्द्रता से, और अमीटर को धारा से मापते हैं, और स्प्रिंग को किसे मापते हैं? तो स्प्रिंग को तुला से मापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 1 का 3 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न ताप किसके द्वारा मापा जाता है? जो निम्न ताप होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है? वह मापी जाती है आपको अल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा। किसे? तो अल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जो क्या मापा जाता है? तो वो क्या मापा जाता है आपको क्यूसेक में? तो जल की बहाव को मापा जाता है। किसमें? तो क्यूसेक में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। जो डॉप्सन इकाई की जो प्रयोग किया जाता है, किस का प्रयोग किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में यदि डूबी हुई वस्तु है उसका प्रयोग, उसकी स्थान को हम पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वो आपको करते हैं सोनार का। किसे? तो सोनार के द्वारा हम इसे पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो वह किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ऑडियो मीटर के द्वारा। किसे? तो ऑडियो मीटर के द्वारा इसे मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरोमीटर किसके माप में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर जो किसके माप में प्रयोग किया जाता है? तो वह किसके माप में प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है उच्च ताप। क्या? उच्च ताप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका माप किया जाता है? तो एनीमोमीटर में जो माप किया जाता है वो किसके? तो पवन वेग का, यानी कि पवन की गति का माप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी मेरा क्या है? सूची मिलान क्वेश्चन है, तो इसे भी हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो त्वरण का क्या हो जाएगा? त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल किसका मात्रा? बल का मात्रा क्या है? न्यूटन हो जाएगा। और जो आवेग का जो एसआई मात्रक होगा वह क्या होने वाला है? तो वह आपको होने वाला है न्यूटन पर मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और कृत कार्य का जो योजना क्या हो जाएगा? तो इसका जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं किया गया? जिसमें 4 यूनिट दिया गया है, इसका जो सही सम्मेलन है वह कौन सी यूनिट का सही सम्मेलन नहीं किया गया? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दाब। क्या? दाब। तो जो सही सम्मेलन किया गया है, बल का क्या है? न्यूटन हो जाएगा, और कार्य का क्या? जूल हो जाएगा, और द्रव्यमान का किलोग्राम। लेकिन दाब का क्या हो जाएगा? दाब किसका है? तो यह जो आपका हो डाइन का ना होकर यह दूसरे का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा ये भी अगला भी सूची मिलान है। तो वाट को हम किस में मापते हैं? तो शक्ति को हम वाट में मापते हैं। और जो कैलोरी को किस में मापते हैं? तो कैलोरी को उष्मा में मापते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुमेल कीजिए। सुमेल जो आपको करना है इसमें आपको मिलाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जूल को हम किस में मापते हैं? यदि हम जो जूल को मापते हैं तो ये किस में मापते हैं? तो इसको मापते हैं किस में? तो कार्य को किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। और धारा को किस में मापते हैं?
तो एम्पियर में मापते हैं। और वाट को हम किस में मापते हैं, तो वाट को जो हम मापते हैं सामर्थ्य को, यह वोल्ट में मापते हैं। और जो वाट को हम मापते हैं यह किस में मापते हैं, सॉरी इसका वाट नहीं होगा, सी का क्या हो जाएगा, सी का 2, यानी कि वाट को हम शक्ति यानी कि सामर्थ्य में मापते हैं। और वोल्टेज को हम किस में मापते हैं, यह विभवांतर में मापते हैं। और कैलोरी को उष्मा में मापते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें आपको सुमेलित जो नहीं है यह बताना है। तो कौन सा इसका सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश समय का माप नहीं करता। यह प्रकाश वर्ष किसकी माप करता है, यह दूरी का माप करता है। किसका, यह दूरी की माप करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर क्या, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो एनीमोमीटर का जो मिलान होगा वह किससे किया जाएगा, तो वह एनीमोमीटर जो मापा जाता है वो वायु का वेग, क्या एनीमोमीटर के द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ के द्वारा किसे मापा जाता है, यह भूकंप को मापा जाता है। और बैरोग्राफ के द्वारा किसे मापा जाता है, यह वायुमंडलीय दाब को, किसे, तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और हाइग्रोमीटर के द्वारा किसे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। दोस्तों इस तरह से कितना भौतिक राशियाँ और मापने वाला है। अगला जो हमारा चैप्टर होगा यह यांत्रिक है, क्या, यानी कि मैकेनिकल है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कि दाब का मात्रक क्या है। जो दाब का मात्रक है वह क्या है, तो दाब का मात्रक है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है। तो हमने पहले भी इससे पढ़ चुका है कि जो विद्युत शक्ति का जो एसआई इकाई है क्या है, वह वाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत मोटर में है, क्या है, विद्युत मोटर में क्या होता है। जो विद्युत मोटर होती है वह क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति, क्या है, दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रखा दिया गया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज सीधी से विचलित हो जाती है। रस्सी की पूरी तरह से सीधी होने के लिए आवश्यक तनाव का होना कितना चाहिए, तो आवश्यक तनाव कितना लगेगा, तो वह सीधी हो जाएगा। तो कितना लगेगा, तो 200 न्यूटन लगेगा, तो वह क्या हो जाएगा, वह सीधी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो वह कौन सा सही दिया गया है, तो वह आपको दिया गया ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो है वह सही है, बाकी तीसरा क्या है, यह गलत दिया गया। तो पढ़ते हैं इसका सही कौन सा है। एक पिंड जो संतुलित में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता, यह क्या सही दिया गया। किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित होता है, यह भी क्या, तो सही दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। तो वह कैसे आगे बढ़ सकता है, वह छिछक्कर आगे बढ़ सकता है, किसे, तो छिछक्कर आगे बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से किसका सहित केंद्र वस्तु से बाहर होता है। जो सहित केंद्र होता है वह कौन सी चीज़ का वस्तु से बाहर होता है, तो वह किसका होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रिंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 में है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो उनके जो वेग के जो अनुपात होंगे वो क्या होंगे, वह 2:3 के अनुपात में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सदिश राशि है, तो कौन सा हो जाएगा, संवेग सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो इसमें भी आपको बताना है कि वह कौन सी राशि है जो सदिश राशि है, वह विस्थापन हो जाएगा, क्या, विस्थापन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि की प्राप्त की जाती है। क्या करा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन सी भौतिक राशि को प्राप्त कर सकते हैं, वह द्रव्यमान को, किसे, द्रव्यमान को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, जो हवाओं की जो ऊर्जा होती है वह किस तरह की ऊर्जा होती है, तो वह आपको कौन सी होती है, तो वह आपको गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर कार्य करता है। जो वॉशिंग मशीन होता है उसका कार्य सिद्धांत किस पर कार्य करता है, तो वह अपकेंद्रण पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, तो किस कारण से, तो गति के जड़त्व के कारण से, किसे,
तो गति के जड़त्व के कारण से, नहीं सॉरी, गति का जड़त्व नहीं होगा, ये स्थिरता के जड़त्व के कारण से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वह XYZ दूरी पर रुकेगा। तो किस पर रुकेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि समान दूरी पर ही रुकेगा। तेल में अंशतः भरा हुआ, क्या है? तेल में अंशतः भरा हुआ तेल एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। तो वह तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा वह किस तरीके से होगा? तो आपको होगा परवलय, क्या? परवलय वक्र आकार का बना लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें आपको बताना है कि एक क्षणिक वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, जो 4 पहियों वाला जो वाहन होगा वो किस तरीके, तो बाहरी पहियों को उल्टे लगेगा, या फिर अंदर की पहियों को उलट लेगा, या फिर बाहर की तरफ फिसलेगा, या अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि बाहर पहियों को यह उलट लेगा और बाहर की तरफ यह फिसलने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? तो यह कौन सा हो जाएगा? यह आपको हो जाएगा A बराबर V माइनस U/T हो जाएगा, जिसमें हम त्वरण निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्प देता है। जो न्यूटन का जो पहला गति नियम है वह किस चीज़ से संकल्प देता है? तो वह क्या हो जाएगा? जड़त्व का। तो वह जड़त्व की हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है आपको न्यूटन के तीसरा नियम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। यदि पत्थर में हम ठोकर मारते हैं तो व्यक्ति को जो चोट लगने का कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा? तो प्रति और विपरीत प्रतिक्रिया के कारण इसे चोट लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान गति वाला पिंड, क्या है? एक समान गति वाला जो पिंड होता है वो किस तरह का होता है? तो वह किस तरह का होगा? त्वरित हो सकता है। क्या? त्वरित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जो लिफ्ट में यदि मनुष्य का वास्तविक वजन, क्या है? वास्तविक वजन कब कम अनुभव होता है? तो वह कब कम होना अनुभव होता है? जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे की ओर आ रही है। जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे की ओर आ रही है तब। और गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? तो वह क्यों हो जाएगा? गति को समान रखने में, क्या? ऑप्शन नंबर ए, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया या चम्मच, क्या है? किसी भी अंतरिक्ष में गिराया गया चम्मच क्या होगा? तो वह क्या हो जाएगा? तो वह आपको जो होगा उपग्रह के गति के अनुसार ही यह गति करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण, किसके कारण यह अलग हो जाती है? तो यह अपकेंद्रण बल के कारण अलग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर एक खड़े प्रेक्षक द्वारा देखे जाने पर वाली गेंद का पथ कैसा होगा? तो वह किस प्रकार का पथ होगा? वह परवलयाकार हो जाएगा। कैसा? तो परवलयाकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में घिस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहती है? तो इसमें कौन सी राशि जो सुरक्षित रहती है? वो आपको केवल संवेग ही सुरक्षित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मकान के छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसकी जो गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम हो जाएगी। रॉकेट की एक गति, क्या है? रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो कौन सा होता है? तो वह संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो किसने पहले बता दिया था? यह आपको बता दिया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा पहले ही बता गया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? जो गुरुत्वाकर्षण है उसका सिद्धांत जो दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? वह किसके द्वारा दिया गया था? तो आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, वह क्यों सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं? तो वह क्यों सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं? तो वह आपको गुरुत्व बल के कारण, वहाँ जो गुरुत्व है वहाँ नहीं होने के कारण वह सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ दिया जाता है तो वह क्या होगा? तो वह क्या होगा? वह भी अंतरिक्ष यान के साथ ही उसी गतिमान से क्या होगा? वह उसी गतिमान से क्या होगा? गतिमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी, लोहा एवं मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई के साथ पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो वह कौन सा टुकड़ा है जो सर्वप्रथम पहुंचेगा? तो यह पहुंचेगा, सभी एक साथ ही पहुंचेंगे। क्या जी? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह क्या होगा? तो वह कैसे गिरेगा? तो वह आपको गिरेगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्या? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिर जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार क्या होगा? तो उसका जो भार हो जाएगा अपवर्तित रहेगा। क्या? अपवर्तित रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह कौन सा सही हो जाएगा? यह आपको ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ ही पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का भार, मतलब किसी पिंड का जो भार है इसके बारे में आपको सही बताना है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। किसी भी पिंड का जो भार होता है वो ध्रुव पर क्या होता है? वह अधिकतम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्यों? जो पीसा में जो झुकी हुई मीनार है वह क्यों नहीं गिरती है? तो क्यों नहीं गिरती है? वह गुरुत्व केंद्र के जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन के तल के अंदर रहती है, इसलिए वह नहीं गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी हो तो सूर्य तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह हो जाएगा। तो वह कितना हो जाएगा? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह आपको क्या हो जाएगा? यह अब जितना और इसका चौथा भाग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसको बताना है कथन सही है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन सही है परंतु कारक गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का भार होता है, जो मानव शरीर का जो भार होता है वो ध्रुव पर क्या होता है? ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वह कौन सा परिणाम है जो सही होगा? तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, भार, क्या वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान कहीं पे नहीं बदलता है, सिर्फ भार ही बदलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि वो पृथ्वी का आकर्षण किस तरह से करता है? तो वो पृथ्वी का जो आकर्षण करता है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए वह नहीं गिरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वह ऐसी निम्न में से किस कारण से करता है? तो वह किस कारण से करता है? तो वह आपको करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण अपने कक्षा में वह क्या करता है? वह घूमते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे कि गुरुत्व, विद्युत, चुंबक, दुर्लभ और नाभिकीय बल, परबल और नाभिकीय बल, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुत्व चारों ओर से प्रबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोलक क्या है? लोलक की कालावधि होती किस पर निर्भर करती है?
तो वह जो लोलक की जो काल अवधि होती है वह किस पर निर्भर करती है, तो उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों? तो लोलक की जो घड़ियाँ हैं वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो वो इसलिए सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होती है, तो बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन का जो आवर्तकाल होगा वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी जो क्या है आवर्तकाल है वह क्या हो जाएगी, वह कम हो जाएगी। यदि क्या हो जाएगा, जो बैठी हुई व्यक्ति थी वो क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दो लक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्यम स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है, या फिर आवर्त के गोले दो बराबर किसी एक निर्दिष्ट वेग में प्राप्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या फिर दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होती है। सामान्य दोलक या आयाम के साथ वह साथ साथ करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 और 4 सही हो जाएगा। बाकी 3 क्या है, 3 आपको गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। जो पेंडुलम की घड़ी है वह कब तीव्र गति से चल सकती है, तो वह आपको चलेगी कब, शीतकाल में। क्या, यानी कि ठंडे के समय में वो क्या चलेगी, तो वह तीव्र गति से चलेगी। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है यह बताना है आपको। जो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह कितना है, तो कितना हो जाएगा आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा, तो वह क्या होगा, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। यदि इसी को हम कितना 8 किलोमीटर पर सेकेंड ना होकर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं तो यह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? जो चंद्रमा पर है वो वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो इस पर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग के मध्यमूल वेग के कम होते हैं, इसीलिए इसका क्या है, वायुमंडल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, तो यह गुरुत्व बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसे, तो यह गुरुत्व बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का वजन उसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, तो किससे प्रतिक्रिया करता है, ए और बी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण से और द्रव्यमान से, दोनों से प्रतिक्रिया करता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन प्रबलय पथ में जाने वाला विस्फोट अवकारक फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचित होता है, यह बताना है कि किस ओर संचित होता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मूल प्रबलयिक पथ के साथ यह संचित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितना होती है, कौन सी उपग्रह, तो तुल्यकाली जो उपग्रह होती है उसकी परिक्रमण अवधि होती है वह कितने दिनों की होती है, तो वह कितनी होती है, तो वह 24 घंटे की। कितना, तो वह आपको 24 घंटे को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है, तो जो उसकी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है 36,000 किलोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों, तो यह क्यों होता है, तो पैराशूट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह ज़्यादा होता है, अतः वायु के प्रतिरोध अधिक होने के कारण यह ऐसा होता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रहे वस्तु का भार क्या होता है, जो गुरुत्व की क्रिया होते हैं उसमें यदि मुक्त रूप से वस्तु कोई गिर रहा है तो उसका भार क्या होगा, तो उसका जो भार आपको क्या होने वाला है, तो उसका जो भार शून्य होगा। क्या, तो शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी, तो जो पेंडुलम को यदि हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी जो समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्या होगा, तो वह घट जाएगा। क्या, तो वह घट जाएगा, इसकी समय अवधि घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, वह किस तरीके से रखा जाता है, तो गुरुत्व द्वारा। क्या, तो गुरुत्व के द्वारा रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता से करता है, तो किसी व्यक्ति की सहायता से करता है, तो वो क्या करता है, कम बल का प्रयोग, क्या है, कम बल का प्रयोग उतने ही मात्रा में
करने में किया जाता है किसका, तो साधारण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की जो रीडिंग होगी वह क्या होगी, तो जो तराजू की जो रीडिंग होने वाली है वह क्या होगी, वह घटेगा, क्या वह घटने वाला है, ना कि आपको बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल गुणनफल है, जो बल का जो है गुणनफल है वो किसके बराबर है, तो वह किसके बराबर है, तो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, जो ऊर्जा संरक्षण होता है वह किससे आशय है, तो ऊर्जा को ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही नष्ट या विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो कौन सा रूप होता है, तो गतिज ऊर्जा, कौन सा, तो गतिज ऊर्जा रूप ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो खोज किया गया था तो थॉमस एडिसन के द्वारा इसका खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो जो घड़ी की जो स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है वो कौन सी, तो यह अस्थितिज ऊर्जा होती है, कौन सा, तो यह अस्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्नेह यानी कि लुब्रिकेट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो किसको, तो ग्रेफाइड को, किसे, तो स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइड को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, तो कौन सा बल क्षयकारी है, तो घर्षण बल जो है कि क्षयकारी बल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी की पहियों की गति का उदाहरण है, तो जो सड़क पर चलती हुई जो बैलगाड़ी है उसकी पहियों की जो गति है वह किसके उदाहरण है, तो किसके उदाहरण हो जाएगा, वो स्थानीय, स्थानांतरणीय और घूर्णन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, तो वह किस रूप में होता है, तो आपको होता है एक दूसरे के समान, क्या होता है, यह एक दूसरे के समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है, जो पहिए होते हैं उसमें जो बॉल बेयरिंग लगा रहता है उसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य जो होता है क्या होता है, तो ये घर्षण को बेलन को बदलता है, क्या करता है, घर्षण को बेलन घर्षण में यह बदलता है, इसका यही कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए में क्या दिया गया, एक पूर्ण घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीसी, क्या, सीटी बजाते अपनी गति में ले जा सकता है। यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोनों क्या सही है, लेकिन इसका जो स्पष्टीकरण है वह सही नहीं किया गया, यानी कि दोनों क्या है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, जो सड़क पर जो चलने की अपेक्षा जो बर्फ है वो चलना कठिन क्यों है, तो वह क्यों हो जाएगा, तो बर्फ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसलिए उसमें चलना कठिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन पर उसके निकलने पर निष्कर्षण पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है, तो कौन सा आपको निष्कर्ष सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति कार में जो विरामा में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक एक पर प्रतिक्रिया आर, जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या परिवर्तित होगी, तो किस रूप में फिर परिवर्तित हो जाएगी, वो आपको हो जाएगी आर से कम रूप में, क्या, वो आर से कम में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, लोहे की अपेक्षा घनत्व पारद की अपेक्षा से अधिक होता है, इसलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये सही है लेकिन जो आर इसका जो कारण दिया गया है वह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये अधिक ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि कम रहता तो यह क्या हो जाएगा, यह सही हो जाता, लेकिन अधिक होने के कारण ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में यह डूब जाती है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया के परिवर्ती के कारण, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे का कम होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, हमें क्या महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी होती जा रही है, यानी कि जितना आप इसको ऊपर खींचते हैं तो उसकी जो वजन होती है वह उतनी ही भारी होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है, इसका जल में भार क्या होगा, तो इसका जो जल में भार क्या होने वाला है, तो इसका जो जल में भार होगा वह 0 होगा, क्या
तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो वह किसी कारण, तो वह घनत्व के कारण तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो कितना जो समुद्र की सतह से ऊपर होता है, यानी 1/10 जो है ऊपर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह क्या रहेगा? यह उतना ही रहेगा। क्या? यह उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई जहाज नदी में सागर में घुसता है तो यह क्या होता है? तो यह क्या होता है? वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के तेल पानी के अंदर इसलिए तैरते हैं, क्यों? क्यों तैरते हैं? क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, तो ये जो साबुन के अंदर के जो बुलबुले होते हैं इसके दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से क्या होते हैं? ये अधिक होते हैं। क्या? जो उसका इसका ऑप्शन नंबर क्या? वायुमंडलीय दाब से अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटती है? तो वह क्या घटेगी? वह घटेगी छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव होता है? वह घट जाता है। क्या? वह घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? जो वर्षा की जो बूंदें होती है उसकी गोलाकार आकृति होने का कारण क्या है? तो उसका जो गोलाकार आकृति होने का कारण क्या है? तो हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला टॉपिक है ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी है। क्या? ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी है। चलिए देखते हैं ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी तो क्या है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही अधिक बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो जो क्या है, गर्म करने पर तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? यह घट जाता है। क्या? तो घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट स्केल होता है। जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को यदि फ़ारेनहाइट स्केल में बदलेंगे तो उसका मान कितने के बराबर होगा? तो वह कितने के बराबर होगा? तो 122 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? यानी कि आग को सबसे जल्दी किससे बुझाया जा सकता है? वो किससे बुझाया जा सकता है? तो उबलता जल से, यानी कि गर्म जल से हम उसे जल्दी बुझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो वो आपको हो जाएगा किसमें? तो बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का संपर्क होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मारोधी का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है? तो वह किससे आपको निरूपित होता है? तो कैलोरी मिति सिद्धांत से। कौन? तो कैलोरी मिति सिद्धांत से निरूपित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केल्विन ताप और सेल्सियस ताप के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही संबंध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टी बराबर स्मॉल टी सी 273.15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट मान स्केल में क्या होगा? तो वह फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो वह आपको हो जाएगा क्या? वो 104 फ़ारेनहाइट। कितना? तो 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस में होता है? गैस एवं द्रव में। किस में? तो गैस एवं द्रव, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान की औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट एफ को हो सी, तथा यदि सी का इतना फ़ारेनहाइट संबंध एफ बराबर 9/5 प्लस 32 हो तो फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड का संबंध होता है। तो उसका संबंध आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन बताना है आपको, कौन सा कथन इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं, हल्के रंग कपड़े गर्मी में वरीयता दी जाती है और हल्के रंग ऊष्मा की कम अवशोषित करता है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, या इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी यह दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक असमर्थ कथन दिया गया है, इसका कारण भी दिया गया है, इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ये और दोनों सत्य है किंतु इनका व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, इसका व्याख्या सिर्फ ये नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? तो वह क्यों कुरकुरे हो जाते हैं? क्योंकि वह क्या होता है, वो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध में मिलता है? तो वह किसके संबंध में मिलता है? तो वह आपको मिलता है जो उस ऊर्जा का संरक्षण के नियम के संबंध में। क्या? ऊर्जा के संरक्षण के नियम संबंध में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका जो आयतन होगा क्या होगा, यह पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करता है। जो ऊष्मा की जो प्रवाह की दिशा होता है उसके किस पर निर्भर करता है? उनके आमने सामने पर। किसके? उनके आमने सामने पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? तो वह क्यों होता है? क्योंकि वह भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा की मात्रा अधिक होने के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में संवहन होता है? संवहन होता है वो किस में होता है? तो वो किस में आपको होता है? वो होता है आपको ऑप्शन नंबर बी, केवल द्रव और गैस में ही संवहन होता है, ठोस में संवहन नहीं होता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होगा, वह कोई पिंड कब ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा? जब वह काला और खुरददार होगा। क्या? काला और खुरददार होगा तब। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? जो आपेक्षिक आर्द्रता है उसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो उसे किस रूप में आप व्यक्त किया जाता है? वो आपको प्रतिशत के रूप में। क्या? तो प्रतिशत के रूप में उसे व्यक्त किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देश में पानी पाइप फट जाता है, क्यों फट जाता है? तो क्यों ये फट जाता है? इसलिए फट जाता है क्योंकि जमने पर जो पानी क्या होता है वो फैलता है। क्या? पानी फैलता है, इसलिए वह फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही है तो किसके, तो क्या बताना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर दोनों में समान रहता है तो वह कितना तापमान हो जाएगा? वो आपको हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? जो न्यूनतम तापमान होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो थर्मोकोहल के द्वारा यह मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्म किसका यूनिट है? जो थर्म होता है वह किसका यूनिट है? तो यह आपको हो जाएगा ऊष्मा का। किसका? तो यह ऊष्मा का यूनिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप क्या है? जो परम शून्य ताप है वह क्या है? वह क्या है? यह एक सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभवतः तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है? तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण बताना है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही, लेकिन स्पष्टीकरण इसका सही नहीं, यानी कि दोनों क्या है? दोनों स्वतंत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेजर्ट कूलर क्या है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? तो वह किस पर आधारित होता है? तो वह बाष्पन शीतलन पर। किस पर? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाष्पन शीतलन पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो गर्म मौसम में जो पंखा चलाने से जो आराम महसूस होता है वह क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्यों? इसका जो अनुभव हम लोग क्यों नहीं करते हैं? तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह हमारा रक्त वायुमंडल दाब से कुछ अधिक दाब डालता है, इसलिए नहीं अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाले रातों से अधिक गर्म क्यों होता है? तो वह क्यों गर्म होता है? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण को रोक लेता है, इसलिए अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को यदि आपको ठंडा करना है तो किस प्रकार से उसे ठंडा कर सकते हैं? तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। यदि जो संपीड़ित गैसों को आप यदि छोड़ते हैं तो कमरे ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। यह कथन क्या है? यह सही नहीं, यह गलत है। तो सही कथन कौन सा है? तो एयर कंडीशन एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, यह भी सही हो जाएगा। और एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, यह भी सही हो जाएगा। और दोनों वायु की गति को नियंत्रित करता है, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलायुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? जो पानी का स्तर क्या होगा? वही रहेगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्यों? जो शीत कोल्ड स्टोरेज में जो फल रखाते हैं वो अधिक समय तक चलते हैं, क्यों चलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी शोषण दर इसकी क्या होती है? घट जाती है, इसलिए ये अधिक समय तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी वाष्पन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो वो भी क्या हो जाएगी? वह भी आपको बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा है जिसका एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा है? तो आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये कथन क्या है? यह गलत है। तो सही कथन देख लेते हैं, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है, और वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता, यह भी क्या है? सही है। चलिए दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। मेरा अगला चैप्टर कौन सा है? तो अगला चैप्टर हमारा वेव, यानी कि कौन सा चैप्टर होने वाला है? यह तरंग का मेरा अगला चैप्टर है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यदि आप इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पर हम इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, वायु में ध्वनि की तरंग होती है। जो वायु में ध्वनि की जो तरंग होती है वह किस प्रकार होती है? तो वह किस प्रकार होती है? वह अनुदैर्घ्य होती है। क्या? वह अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ट्ज से क्या नापा जाता है? तो हर्ट्ज को हम किस में नापते हैं? आवृत्ति से हर्ट्ज को नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंगस्ट्रम इकाई है, वह किसकी इकाई है? तो वह किसकी हो जाएगी? वह तरंगदैर्घ्य की। किसकी? तो यह तरंगदैर्घ्य की एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन आपको चुनना है, इसमें सही कथन कौन सा है? तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि लाल का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो इसकी सीमा जो कितनी होती है? इसकी जो 3900 से 7600 तक एंगस्ट्रम के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवरक्त क्या है? अवरक्त दृश्य और परावैगनिक विकिरण प्रकाश के भिन्न गुण धर्म होते हैं। इन विकिरणों प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन आपको सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं दिया गया है, बाकी जो क्या है वह सही है। तो सही देखते हैं, परावैगनिक विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, यह भी सही है। और दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैगनिक का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, यह भी सही है। और दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैगनिक की फोटो ऊर्जा कम होती है, यह भी क्या सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या गलत दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पारा उच्च आवृत्ति के तरंगे साधारणतः संचरित होती है, वह किसमें संचरित होती है? तो वहाँ कहाँ संचित होते हैं? तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में यह संचित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविज़न दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों? जो बरसात में है जो उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं वो क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटीना छोटा होता है इसलिए। और वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, इसका भी एक रीज़न हो सकता है। और वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देता है, यह भी एक कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? इसे बताना है कि कौन सी एक यांत्रिक तरंग है, तो वह कौन सी हो जाएगी? ध्वनि तरंगें क्या है? यह
आंतरिक तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह कौन सा सही नहीं है? ये हो जाएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है सही नहीं है। तो कौन सही हो जाएगा? ये आपको उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, यह भी सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाली अवशोषित कणों से बनी होती है, यह भी सही है। और ये ऊर्जा का उत्पन्न होती है, यह भी सही है। ये सूर्य से उत्पन्न होता है, यह भी सही है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरित नहीं कर सकता है? तो कौन सी तरंगे है जो शून्य में संचरित नहीं कर सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? ध्वनि की जो तरंगे होती है वो शून्य में संचरित नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो किस रक्त के? तो वह अवरक्त तरंगों का उपयोग हम रात्रि दृष्टि में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह किस प्रकार के होते हैं? वह अवरक्त होते हैं। क्या? वह अवरक्त होते हैं। परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो अवरिक्त किरणें की अपेक्षा यह अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल उपचार में क्या? जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो वह किस रूप में किया जाता है? तो वह आपको किया जाता है रोगाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? जो आपकी एक्स किरणें हैं वह किस प्रकार की तरंगे हैं? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉस्मिक किरणें हैं, जो कॉस्मिक किरणें हैं वह एक कैसी किरण है? यह कैसी किरण है? यह अवशोषित कण से है। क्या? अवशोषित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि FM प्रसार सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रसार होता है। तो जो आवृत्ति बैंड का जो प्रसार होता है वो 88 से लेके 108 हर्ट्ज के मध्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MRI मशीन निम्न में किसका प्रयोग करता है? तो जो MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग करता है? वो किसका प्रयोग करता है? वो चुंबकीय तरंग का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो एक्स किरणों का प्रयोग होता है वो किस लिए किया जाता है? तो वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो की खराबी का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है वह किस में होता है? वह किस में होता है? वो होता है इस बाई में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CCTV स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। तो CCTV को स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, वो किसको प्रयोग में लाया जाती है? तो वह आपको लाया जाता है एक्स किरण का। किसे? तो एक्स किरण का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह में परिवर्तित होती है? किस सतह से परिवर्तित होती है? दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम दृष्टि के जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी के तीनों को ऑब्जेक्टिव हम पूर्णतः करवा देंगे। यदि आप तीनों सीरीज़ को देख लेते हैं तो आपको साइंस से क्वेश्चन बहुत ही कम छूटने की संभावनाएं हो जाएगी, जिससे आपका एग्ज़ाम और भी बेटर होगा। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से जो परिवर्तित होती है, वह किस सतह से आपको परिवर्तित होती है? वह आयन मंडल से। किस मंडल से? तो वह आयन मंडल से इसका परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेरा नेक्स्ट टॉपिक अब साउंड है। क्या? तो साउंड है। चलिए देखते हैं कि पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। जो पराध्वनिक तरंगें होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? वो 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितना? 20 किलो हर्ट्ज से वह अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो किससे होकर वह नहीं गुजरती है? वह निर्वात में रखा हुआ लकड़ी या खोखले पाइप से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की सर्वथा की सीमा कितना होता है? यानी कि मनुष्य जो सुन सकता है वह कितने से कितने के बीच में ये सुन सकता है? तो यह जो सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में ये सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोलर में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी है? तो वह कौन सी हो जाएगी? वह अवरक्त किरणें हो जाएगी। कौन सी? तो अवरक्त किरणें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? ध्वनि का जो आर पार नहीं जा सकती है वो किसमें नहीं जा सकती? वह निर्वात में आपको नहीं जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले माध्यम के मध्य
कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह कितनी दूरी होनी चाहिए? तो वह कितनी दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कौन सा हो जाएगा? 16.5 मीटर हो जाएगा। यदि 16.5 मीटर ना देके 17 मीटर रहेगा तो वह भी आंसर सही होगा। ध्वनि का वायु में वेग का अनुमान कितना होता है? जो ध्वनि का वेग होता है वो वायु में कितना होता है? तो वह कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगी में केवल अनुदैर्घ्य तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 सही है। तो क्या 2 सही है? ध्वनि शैलियों में केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्रव एवं ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, जिनकी जो प्रस्रव ध्वनियों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? वो आपको लोहा में। कहाँ? तो लोहा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यम दिया गया है जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल आपको आरोही क्रम में सजाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे पराध्वनि तरंगें निकालती है और उनके द्वारा निर्देशित वह होती है। यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात है तो ध्वनि की गति जो होगी इसमें बताना है कौन सा होगा। तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 जा रहे हैं वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण दिया गया ध्वनि की गति प्रतिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए गलत है परंतु आर सही दिया गया, यानी कि ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 डेसिबल। कितना? तो 30 डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसरण विशेषता बड़े गिरजाघर तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। कारण दीवारों, छत और धरातल से अपवर्तीय ध्वनि की परावर्तन हो सकता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों का आंसर सही है, इसका स्पष्टीकरण भी सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या दिया गया? विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतीय स्वरग्राम जिसमें टेरिंटो स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर माँ की आवृत्ति हर्ज 256 हर्ज और स्वर नी की आवृत्ति 512 है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि केवल ए, यानी कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतीय स्वरग्राम जिसमें 2 टोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का तरत किस पर निर्भर करता है? यह क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा गया है और इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ध्वनि की जो तरत होती है वो किस पर निर्भर करता है? यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो किस आवृत्ति सीमा में जो होती है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य में। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, यह क्यों? तो क्यों होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है इसलिए उसमें अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? तो ध्वनि की तरंग होती है उनमें से कौन सी घटना नहीं होती है? तो उसमें कौन सा नहीं होता है? तो उसमें ध्रुवन नहीं होता है। कौन सा? तो ध्रुवन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में हम किसके द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं? तो किसके द्वारा? तो माइक्रोफोन के द्वारा हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो कितना है? तो वो आपको 60 डेसिबल है। कितना? तो 60 डेसिबल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेसिबल किस में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह वातावरण में ध्वनि का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पराश्रव तरंगे के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये कीड़ों को नष्ट कर देता है, ये कीड़ों को धूल
हटाकर उसे साफ कर सकता है। इनका उपयोग बीमारी उपचार के लिए किया जाता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकता है। तो इसका आंसर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी कि सभी क्या है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? ध्वनि का जो वेग होगा वो अधिकतम किस में होगा? वह धातु में अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न द्रवों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करता है, किसमें सबसे तेज यात्रा करता है? वो किसमें? तो स्टील में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिकार परभक्षी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस ध्वनि परिघटना का प्रयोग करता है? तो वह किस परिघटना का जो प्रयोग वह करता है? तो आपको करता है विस्पंदों का बनाना। क्या? विस्पंदों का बनाना ही वह प्रयोग में करता है। सॉरी दोस्तों, इसका ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि प्रतिध्वनि निर्धारण करने के लिए क्या करता है? शिकारों को चमगादड़ अथवा डॉल्फिन परिघटना का प्रयोग करके करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षा ध्वनि प्रदूषण स्तर है, वो कितना स्तर है? तो वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 45 डेसिबल। कितना? तो 45 डेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना होता है? तो वह कितना होता है? 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जैविक पद्धति जिसमें प्रसरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कितना है? तो वह क्या है? तो वह आपको सोनोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यूजियम कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को किस प्रकार बनाया जाना चाहिए? तो वह किस प्रकार बनाया जाना चाहिए? तो वह आपको ध्वनि की अवशोषण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? ध्वनि जो अपेक्षाकृत तेज चलती है वो किस माध्यम में चलती है? तो लोहे की छड़ में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं? तो वो किस प्रकार की जो तरंगे हो जाएगी? वो आपको हो जाएगी ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसका जो है जो ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो क्या होगा? वह आपको दाब हो गया। क्या? वह दाब हो गया। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा है, अब कौन सा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? जो सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? आपको लगता है इसमें 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है। तो इसमें 8 मिनट तो दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर, क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर इसे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, इसे किस कारण से ऐसा होता है? यह किस कारण से होता है? तो यह आपको हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्षमता क्या हो जाएगी? तो जो इसकी शक्ति क्षमता हो जाएगी वह 2 डायोप्टर, कितना? 2 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि परावैंगनिक, क्या है? यदि परावैंगनिक दृश्य तथा क्या अवरक्त विकिरणों के तरंगदैर्घ्य क्रमशः लेमडा यूवी, लेमडा VIS या लेमडा IR से दर्शाया है, तो इन तरंगदैर्घ्यों के बीच सही संबंध में कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही संबंध हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु को उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है? तो वह किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर सी, उस उत्तल लेंस के फोकस दूरी की 4 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होती है? तो वह क्या होगा? इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई क्यों देता है? जो हमें है हरी घास का जो रंग है वो हरा ही क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि यह क्या है? हरे रंग के प्रकाश को हमारे आँख पर परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह क्या होती है? वह अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है?
तो वह किसे, तो वह ध्रुवीकरण से हम ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो यह बनता है अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? जो अवतल लेंस होता है उसमें हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वह आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीवी रमन के उनके किस प्रयास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस प्रयास के लिए? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। और इन्हें कब दिया गया था इसे भी आप याद रखिएगा, इन्हें 1930 में दिया गया था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो ऑप्टिकल फाइबर था वो उसकी आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह नरेंद्र कृपानी के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो किसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आपको जो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो कौन सा रंग है? वह बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का आकाश कैसा दिखता है? तो कैसा दिखता है? तो वह काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किस पे? यह प्रकाश की रंग जो हमको निर्धारित करता है ये किस पे निर्धारित होता है? उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का आवर्धक और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? तो आपको किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघु तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण यह दिखा पड़ता है। मृग मरीचा बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सादा उस वस्तु की छोटी छवि बनाता है जो उसके सामने दिखाई देता है? तो कौन सा? तो यह उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? सबसे छोटी छवि इसी में बनती है। और चाशुभ प्रदर्शक एकक में प्राथमिक रंग होता है। तो प्राथमिक रंग है जो कौन कौन सा है? वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो आपको किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ल्यूमेन एक है, तो ल्यूमेन है वह क्या है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का एक मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है क्यों? जो ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का जो हम प्रयोग करते हैं क्यों करते हैं? तो इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक अधिक होने का है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होने के कारण हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है कि विद्युत धारा और विद्युत चुंबकीय है। इससे भी रिलेटेड जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन यह है कि फायराडे स्थिरांक क्या है? जो हमारा फायराडे स्थिरांक है वह क्या है? तो वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वभौमिक स्थिरांक है। क्या? तो यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो वह कौन सी चीज़ है जो नहीं बदलती है? वह का आपको हो गया आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उसका वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो वह किस उपकरण से विद्युत धारा को हम नाप सकते हैं? तो वह नापते हैं एमीटर के द्वारा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की जो इकाई है वह क्या है? वह वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपर के एक तार की त्रिज्या r तथा लंबाई l है, इसका प्रतिरोध r है। यदि कॉपर के किसी अन्य तार की त्रिज्या r तथा लंबाई l/2 है तो इस तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो जो इस तार का जो प्रतिरोध होने वाला है क्या होगा? वो r/8 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि एलईडी का जो फुल फॉर्म है वह क्या होगा? तो लाइट इमिटिंग डायोड है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 रेखीय प्रतिरोध 1, 2, 3 के लिए धारा I का वोल्टेज V और विभवांतर
भी के बीच का ग्राफ क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? R<R1>R3 और R3>R2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर में क्या होता है? तो जो विद्युत मोटर में होता है, विद्युत ऊर्जा को क्या में आंतरिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सुरंग में 1000 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत ऊर्जा होती है, तो संपूर्ण जो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है वह कितनी खर्च होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10 यूनिट खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो वह कितना होता है? वह आपको 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली की खपत का बिल किस माप पर आधारित होता है? तो वह किस के माप पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल वोल्टेज के माप पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मकान में 2 बल्बों में एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध होता है? जो उच्चतर अवरोध है वो किस में होगा? तो वह मंद रोशनी वाले बल्ब में अधिक अवरोध होगा। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायनमो परिवर्तित करता है, जो डायनमो है वो किस में परिवर्तित करता है? वो आपको परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? जो फ्यूज में अधिकतम जो प्रयोग की जाती है, तो यह उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सर्वोच्च चालक है? जो सर्वोच्च चालक है वह कौन सा है? तो वह चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ती विद्युत धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो वह किस में परिवर्तित किया जाता है? आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा यह परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो ट्यूबलाइट में वो कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है तो उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो तार का जो नवीन प्रतिरोध होगा R/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? CFL तथा LED जो लैंप है उसमें आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? तो वह क्या अंतर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी यानी कि 1 और 3 अंतर हो जाएगा, यानी कि 3 में LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा क्षमता है। और क्वेश्चन नंबर और इसका क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा, यानी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED अर्धचालक पदार्थों का ही प्रयोग करता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? यदि किसी अर्धचालक का यदि हम प्रतिरोध को यदि हम गर्म करते हैं तो क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? यह घट जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या रहा? आधुनिक भौतिक है। क्या है? आधुनिक भौतिक है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड जो पार्टिकल है क्या है? हिग्स बोस का है। क्या? हिग्स बोस का हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? कोई भी यदि नाभिकीय रिएक्टर कार्य मूल विधि में जो प्रयुक्त वैज्ञानिक सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह आपको करता है वह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रकाश विद्युत प्रभाव परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसके द्वारा यह किया गया था? यह आपको किया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 केवी के विभवांतर से गुजरता है तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अर्जित होती है। तो कितनी अर्जित होती है? वह होती है आपको 1.6 गुने 10⁻⁻6 जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? वो कौन नहीं करता है? वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोमबत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विकास कलाए ब्लैक होल के विलय का प्रक्षेप किया। इस प्रक्षेप का महत्व क्या है? तो जो इसका जो महत्व है वो इसका महत्व क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान इससे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी एसी जनित जनरेटर तथा डीसी जनित्र के एक मूलभूत अंतर यह है। तो उसका जो मूलभूत एक अंतर होता है वह क्या होता है? वो एसी जनित्र से सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र से दिक् बलिवय परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने चारों ओर दिक् काल के विकुचलित बर्बा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो इसकी जो पुष्टि है किससे की जा सकती है? यह आपको किया जा सकता है प्रफुल्लन गणन के द्वारा। प्रफुल्लन गणन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विकिरण प्रकारों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो किसमें होती है? तो ये आपको एक्स किरणें में, एक्स रे में जो होती है सर्वाधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, वो किस विधि से होता है? तो वह किस विधि से होता है? आपको नाभिकीय संलयन से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो किस रूप से अपने ऊर्जा को प्राप्त करते हैं? तो यह प्राप्त करते हैं आपको नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितारों की अक्षय ऊर्जा से स्रोत का कारण है। जो सितारों की अक्षय ऊर्जा से स्रोत का कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना ही इसका एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? यह सौर सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर शक्ति उत्पादन के लिए क्या? तो सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि केवल इसका एक आंसर सही हो जाएगा। तो इसका एक आंसर को हम देख लेते हैं कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत के प्रत्यक्ष रूपांतरित के लिए विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य के ताप के किरणों को उपयोग ताप जनित में के लिए करते हैं, जिसके आगे विद्युत जनन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यह क्या है? यह सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा तत्व का हम उपयोग सोलर सेल में करते हैं? तो वह आपको करते हैं सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, वो किससे संबंधित हो जाएगा? वह सौर सेल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय वोल्टीय सेल का संबंध किससे है? तो यह सौर सेल से इसका भी संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण का जरूरत होती है? तो वह किस कण की जरूरत होती है? तो वह न्यूट्रॉन की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको जो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया की अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं और क्या होता है? दूत्र न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु रिएक्टर क्या है? जो परमाणु रिएक्टर होता है वह क्या होते हैं? तो वो क्या होता है? यह आणविक भट्टी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 क्या है? 2 और 3 सही है, यानी कि
साधारणतः उनकी टोकमाइक डिजाइन होती है और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर होता है कि, तो इसमें क्या अंतर होता है यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर की श्रृंखला में अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधि नवदानी और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही, यह वास्तव में जो उभर रही है वह क्या है। तो यह क्या है, रेडियो आइसोटोप है। क्या यह रेडियो आइसोटोप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, वह कौन सा हो जाएगा। तो वो आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि और यूरेनियम हो जाएगा। क्या यूरेनियम है जो यूरेनियम ना आपको क्या हो जाएगा, यह थोरियम होगा। सॉरी क्या हो जाएगा, यह थोरियम। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो किसका नहीं किया जाता है, तो वह कैल्शियम का प्रयोग नहीं इसमें किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किसका नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो न्यूक्लियर बम बनाते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो हम यूरेनियम का, किसका, तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो वह किस सिद्धांत पर, तो यह होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि समृद्धि यूरेनियम होता है, जो समृद्धि यूरेनियम है वह क्या है। तो वह क्या है, यह क्या है, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियो धर्मिता यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक है, कृत्रिम रूप से यह बढ़ता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ लोगों को सोचना है कि तेज़ी से बढ़ रही ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम की नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है, यह बताना है। तो कैसे अधिक यह लाभकारी होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। यूरेनियम प्राकृतिक में यूरेनियम की तुलना में थोरियम कहीं अधिक भंडारण है, इसलिए भी हो सकता है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना में की जाने वाली थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, यह भी सही है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह और अपशिष्ट उत्पादन करती है, यह भी क्या, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो वह कौन सा तत्व जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो हो जाएगा आपको कैडमियम। कौन सा, तो कैडमियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अणुशक्ति में नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। तो कौन सा है, तो वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ही अधिक मेहनत लगता है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि इस तरह का वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से 5 से 6 नंबर आपको फिजिक्स में आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इस मेहनत के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा था। तो वो कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर इसका 34 का तारापुर हो जाएगा। क्या, तारापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। जो ध्रुव पूर्णिमा है और साइरस में क्या संबंध है, तो इसका संबंध है ये भारतीय शोध रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के यूरेनियम रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो वह कौन सा ईंधन का प्रयुक्त इसमें किया जाता है, वह किया जाता है यूरेनियम 238 का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भारी जल बनाया जाता है, वह कहाँ बनाया जाता है, वह आपको ट्रांबे में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें भारी जल का क्या कार्य होता है, तो भारी जल का क्या कार्य होता है, यह न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। जो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है वह क्या है, तो वह क्या है, वह सीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है। तो रेडियो एक्टिव नहीं है तो कौन हो जाएगा,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि जर्कोनियम, जो इसको क्या आ जाएगा, रेडियो एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो किस में इस्तेमाल यह किया जाता है? तो यह जो आपको इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरेनियम 235 के इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वह क्या चीज़ उत्सर्जित करता है? तो उपयुक्त में से सभी यानी कि बीटा किरण को भी, अल्फा किरण और गामा किरण को भी उत्सर्जित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो किसे प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइड को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रीड रिएक्टर वह है, जो एक ब्रीड रिएक्टर होता है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि विखंडन होने वाले पदार्थ को उसके अधिक उत्पन्न करता है और यह जितना वह जलता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दहेली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? दहेली जो आवृत्ति है वह कैसी आवृत्ति है? इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसे दहेली आवृत्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका जो उत्पादन होता है वह आपको होता है विद्युत ऊर्जा का। क्या? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका सीरीज़ हम जल्द ही आपको बीच में लाएंगे। और ये इसका जो सीरीज़ होगा, अगला जो वीडियो आएगा केमिस्ट्री का ही मास्टर वीडियो होगा और बायोलॉजी का भी मास्टर वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप ये तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपके जो साइंस का जो हो जाता है, यानी कि जो साइंस से आपको क्वेश्चन छूटने की बहुत कम संभावनाएं हो जाती है, क्योंकि यह जो बुक है यह बहुत ही मस्त बुक है, यानी कि बहुत ही अच्छे लेवल का यह बुक माना जाता है और इससे अधिक भी क्वेश्चन लड़ते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम अगला यदि सीरीज लाते हैं तो इसमें आपको पता चले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल क्या है? तो जो सबसे सशक्त बल है वह कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि नाभिकीय बल है जो क्या है सबसे सशक्त बल। दोस्तों आज हमने फिजिक्स का जितने भी इसमें दृष्टि बुक का जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, हमने सारे क्वेश्चन को इसमें कर लिया। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।